बीपीएससी 44वीं के प्रश्न पत्र यानी पीटी प्रश्न पत्र को देखेंगे। और यह प्रारंभिक परीक्षा 150 प्रश्नों में पूछा गया था और इसके अंतर्गत हम लोग विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो आज का प्रश्न है 44वीं बीपीएससी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा यानी पीटी का परीक्षा, यह 2001 में पूछा गया था और इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे विभिन्न प्रश्न नंबर 1 है कि निम्नलिखित में से किसको चाकोलिथिक युग भी कहा जाता है। तो ऑप्शन सी ताम्रपाषाण युग को, कॉपर एज को। और कहा जाता है कि पाषाण युग के समाप्ति के बाद बहुत समय तक मनुष्य ने तांबे तथा पत्थर के उपकरणों का साथ साथ प्रयोग किया और इन्हें ताम्रपाषाणिक या कैलकोलिथिक युग कहा गया। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म से समान नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी आत्मदमन। और कहा जाता है कि बौद्ध तथा जैन दोनों धर्म अहिंसा में विश्वास करते हैं और दोनों धर्म वेद तथा कर्मकांडों के विरोधी हैं और जैन धर्म आत्मदमन पर अत्यधिक बल देता है, जबकि बुद्ध ने कठोर आत्मदमन की जगह माध्यम मार्ग का अनुसरण किया था। अगला है कि निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उदयन ने। कहा जाता है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना मगध के हर्यक वंशी राजा उदयन यानी उदयभद्र ने 460 से 444 बीसी के बीच में बसाया था तथा अपनी राजधानी राजगिरी से बदल करके यहाँ स्थापित की थी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा का आयोजन किया गया था। तो ऑप्शन सी राजगीर में। प्रथम बौद्ध संगीति बुद्ध के मृत्यु के ठीक बाद राजगीर के सप्तपर्णी गुफा में हुई थी और इस संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप ने की और इसमें बुद्ध के शिक्षाओं को सूत तथा विनय के नामक 2 पिटकों का संकलन किया गया और इस समय मगध के शासक अजातशत्रु थे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था। तो ऑप्शन बी घनानंद। सिकंदर लगभग 335 ईसा पूर्व में मेसिडोनिया का शासक बना और उसका भारतीय क्षेत्र में पदार्पण 326 ईसा पूर्व में हुआ और 325 ईसा पूर्व में वह वापस लौटा तथा 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में मर गया और चंद्रगुप्त मौर्य अंतिम नंद राजा घनानंद को मार करके 323 बीसी में मगध का सम्राट बने थे। अगला है कि मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज स्थापित हुआ। तो मौर्य वंश के बाद इसका उत्तर हो जाएगा शुंग वंश। और कहा जाता है कि पुष्यमित्र शुंग ने 184 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ को मार करके शुंग वंश की स्थापना की थी। अगला है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया से भेंट करने से इनकार कर दिया था। तो जलालुद्दीन खिलजी। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। और निजामुद्दीन औलिया चिश्ती संप्रदाय से संबंधित है। दिल्ली के 7 सुल्तानों को देखा था और जलालुद्दीन खिलजी ने उनसे मिलने का आग्रह किया किंतु औलिया ने अस्वीकार कर दिया। अगला है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बहलोल लोदी ने। दिल्ली सल्तनत में प्रथम अफगान राज्य की स्थापना बहलोल लोदी से लेकर के 1451 से लेकर के 1498 ने की थी और शुरू में वह हजरत आला की उपाधि से ही काम चलाता था और बाद में उसने सुल्तान की उपाधि धारण किया। अगला है कि किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए। तो फिरोज तुगलक इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। और कहा जाता है कि फिरोज तुगलक ने बागों का बहुत बड़ा शौकीन था
और उसने दिल्ली के आसपास अच्छी गुणवत्ता के फलों के 1200 बाग लगवाए, जिससे प्रति वर्ष 1,80,000 टंका का आय होती थी। अगला है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने नगर बसाया था। अब आगरा है तो इसका उत्तर हो जाएगा सिकंदर लोदी ने। और सिकंदर लोदी 1489 से 1517 में 1504 ईस्वी में आगरा को, जो उस समय बसाया था, के अधीन एक छोटा सा गांव था और अपनी राजधानी बनाया था इसने। अगला है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालीन कारण था। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अंग्रेजी द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अभिग्रहण। और कहा जाता है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 के बीच हुआ था और ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकारी युद्ध का विस्तार मात्र था। ग्रीस सरकारों की आज्ञा के बिना ही दोनों दलों में 1746 में तब युद्ध शुरू हो गया जब बर्नौट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने कुछ फ्रांसीसी जलपोत पकड़ लिए थे। अगला है कि किस मुग़ल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था। तो ऑप्शन बी, शाह आलम द्वितीय। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, शाह आलम द्वितीय ने। और शाह आलम द्वितीय 1759 से लेकर के 1806 को उसके वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल होने नहीं दिया था और 1772 को मराठों ने उसे दिल्ली के गद्दी पर बैठाया और पुनः गुलाम कादिर ने 1788 में उसे अंधा करवा दिया था। अगला है कि किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वेली के स्थान से हराया था। तो थॉमस वेस्ट इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला, और इसके बारे में कहा जाता है कि मुग़ल दरबार में पुर्तगाली प्रभाव घटने तथा ब्रिटिश प्रभाव बढ़ने के उद्देश्य से ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1612 तथा 1614 में स्वेली के युद्ध में पुर्तगालियों को हराया। अगला प्रश्न है कि वंदे मातरम गीत लिखा था। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन में नहीं दिया गया है। बंकिम चंद्र चटर्जी इसका उत्तर हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन में बंकिम चंद्र चटर्जी नहीं दिया गया है। और यह गीत आनंद मठ से लिया गया है। कांग्रेस के अधिवेशन 1896 में यह गीत गाया गया था। अगला प्रश्न है कि किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसले को रद्द करने का अधिकार मिला। तो ऑप्शन बी 1786 का एक्ट। और कहा जाता है कि 1786 के अधिनियम के द्वारा कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल के साथ साथ मुख्य सेनापति का भी शक्तियाँ दी गई थी तथा विशेष परिस्थिति में उसे नियम को रद्द करने का अधिकार दिया गया था। अगला है कि किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था। तो मौलाना मोहम्मद अली। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। और कहा जाता है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था और अन्य पक्षों के कई नेताओं ने भाग लिया था, यथा मोहम्मद अली, आगा खां, जिन्ना, इन्होंने भाग लिया। अगला है कि किस नेता ने 1906 में कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता थी। तो दादा भाई नौरोजी इसका उत्तर हो जाएगा। और 1906 में कलकत्ता अधिवेशन के समय उस समय के अध्यक्ष के प्रश्न पर कांग्रेस के विभाजन का नौबत आ गई थी, लेकिन दादा भाई नौरोजी के अध्यक्ष बनने पर यह विभाजन टल गया। अगला है कि व्यक्तित्व सत्याग्रह किससे आरंभ किया। तो विनोबा भावे ने। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। और कहा जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ने के बाद गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह करने का निर्देश दिया। इसका उद्देश्य था कि युद्ध में भारत को शामिल करने का विरोध करना। और विनोबा भावे पहले सत्याग्रही थे जो 17 अक्टूबर 1940 तथा जवाहरलाल नेहरू दूसरे थे। अगला है कि किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम से एक उत्तर दिनांकित चेक यानी पोस्ट डेटेड चेक महात्मा गांधी के द्वारा यह कहा गया है। और क्रिप्स प्रस्ताव 1942 को महात्मा गांधी ने उत्तर दिनांकित चेक कहा और किसी अन्य ने इसमें जोड़ दिया कि टूटने वाले बैंक पर यानी ऑन अ फीलिंग बैंक्स। अगला है कि भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। तो ऑप्शन सी 1942 में। कहा जाता है कि प्रसिद्ध भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 में शुरू किया गया और गांधी जी ने इसमें करो या मरो का नारा दिया था। अगला है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी।
तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस ने। कहा जाता है कि जनवरी 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस चुने गए, किंतु गांधी जी के विरोध के कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया और 3 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। अगला प्रश्न है कि दांडी यात्रा कब की गई थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1930 ईस्वी में। कहा जाता है कि 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से अपने 78 सहयोगियों के साथ दांडी तट पर जा करके नमक बनाया तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। और सुभाष चंद्र बोस ने दांडी यात्रा की तुलना नेपोलियन के एल्वा से पेरिस की ओर किए जाने वाले अभियान से की थी। अगला है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कब हुई थी, कहाँ हुआ था, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पटना में। संपूर्णानंद ने अप्रैल 1934 में भारत के लिए एक काम चलाऊ समाजवादी कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की और मई 1934 में नरेंद्र देव के सभापतित्व में पटना में कांग्रेस स्पेशलिस्ट पार्टी का स्थापना किया गया। अगला है कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे ले करके रहूँगा, यह वक्तव्य किसने दिया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे ले करके रहूँगा। यह तिलक जी का प्रसिद्ध नारा था और वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्वराज की मांग स्पष्ट रूप से की। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी, किनके द्वारा किया गया था, तो ए ओ हुम के द्वारा। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था, तो ऑप्शन ए 1905 ईस्वी में। अगला प्रश्न है और इसके बारे में कहा जाता है कि ब्रिटिश शासन ने 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की और विभाजन 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो इसका उत्तर हो जाएगा मुंबई में। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। और 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन श्री व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में बम्बई में हुआ था। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन उग्रपंथी नहीं था, तो गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। और कहा जाता है कि गोपाल कृष्ण गोखले 1866 यानी 1915 प्रारंभिक उदारवादी नरमपंथी राजनीतिज्ञ थे और वे रनाडे के शिष्य तथा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। और 1905 में उन्होंने भारत सेवक मंडल यानी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। अगला है कि महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहाँ से भारत लौटे थे, तो ऑप्शन ए लंदन से। गोलमेज सम्मेलन 1930-1932 में हुए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से गांधी जी ने भाग लिया और सांप्रदायिक प्रश्न पर यह सम्मेलन विफल हो गया तथा गांधी जी निराशा होकर के भारत लौट आए। अगला प्रश्न है कि गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे, तो कब हुए थे, तो 1931। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन एक। कहा जाता है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन से लौटने के बाद संप्रू ने गांधी जी को इरविन से बातचीत को राजी कर लिया और दोनों पक्षों में बातचीत के बाद समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ। अगला है कि असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया था, तो 1920 ईस्वी में। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। और कहा जाता है कि असहयोग आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ और दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में सीआर दास ने असहयोग प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसे स्वीकार कर लिया गया। अगला है कि जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत छोड़ो आंदोलन से। भारत छोड़ो आंदोलन से। और कहा जाता है कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण मार्च 1943 में आज़ाद दस्ते का गठन किया और 9 नवंबर 1942 को हजारीबाग जेल से भाग गए थे। अगला है कि सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े हुए थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा जो है ऑप्शन डी, इनमें से किसी के साथ नहीं।
ऑप्शन में नहीं दिया गया है और कहता है कि सच्चिदानंद सिन्हा 1871 से 1950 आरा के थे। इन्होंने महेश नारायण के साथ पृथक बिहार के निर्माण का आंदोलन चलाया और वे 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। उन्हें आधुनिक बिहार का निर्माता भी कहा जाता है। अगला है कि ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार का एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1912 में। और 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली के शाही दरबार में बिहार उड़ीसा को एक नया प्रांत बनाने की घोषणा की गई और अप्रैल 1912 को बिहार प्रांत का विशिष्ट उद्घाटन हुआ जिसकी राजधानी पटना बनी। अगला है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार के नायब दीवान नियुक्त किया? तो ऑप्शन डी सिताब राय इसका उत्तर हो जाएगा। और क्लाइव ने बंगाल में दोहरे शासन प्रणाली लागू की और उसने दीवान कार्य के लिए 2 उप दीवान बंगाल के लिए रज्जा खां को तथा बिहार के लिए सिताब राय को नियुक्त किया और रज्जा खां उप नाजिम के रूप में भी कार्य करता था। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कहा जाता है कि राजेंद्र प्रसाद 1884 से लेकर के 1963 तक गांधी जी के साथ चंपारण किसान आंदोलन में हिस्सा लिया था और जो 1932 से 34 और 1939 और 1947 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे और यह स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे। अगला है कि राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? तो बिहार के। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 को बिहार के सारण जिले के जीरादोई नामक एक कायस्थ परिवार में हुआ था। अगला है कि बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? तो बिरसा मुंडा झारखंड के पक्ष में थे। कहा जाता है कि बिरसा मुंडा 1874 से 1900 ने छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा विद्रोह यानी 1899 से 1900 का नेतृत्व किया था और उन्होंने ठेकेदार, जागीरदार, डिकुओं तथा ब्रिटिश शासन का विरोध किया और उन्हें एक स्वतंत्रता सेनानी, झारखंड राज्य का पुरोधा तथा एक उग्र वामपंथी के रूप में याद किया जाता है। अगला है कि भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो इसका उत्तर हो जाएगा K2 गॉडविन ऑस्टिन। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर K2 है जो काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है और इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है और विश्व का सबसे ऊंची पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट है जिसे नेपाल में सागर माथा कहा जाता है। इसकी ऊंचाई 8850 मीटर है और कंचनजंगा की ऊंचाई 8598 मीटर है जो कि सिक्किम राज्य में अवस्थित है। अगला है कि महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के पश्चिम घाट कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं? ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, सह्याद्री कहलाते हैं। प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार उत्तर में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से लेकर के दक्षिण में कन्याकुमारी तक 1500 किलोमीटर तक की दूरी में फैला हुआ है और इसके पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहा जाता है और इसका निर्माण लावा से हुआ है। सह्याद्री ही गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियां का उद्गम स्थल है। अगला है कि तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ONGC कब स्थापित हुआ था? तो 1956 इसका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी सही है। और पेट्रोलियम संसाधनों के विकास तथा पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री के लिए तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ONGC की स्थापना 14 अगस्त 1956 के एक संवैधानिक संगठन के रूप में हुई थी और इस कंपनी को 1 फरवरी 1994 में पब्लिक लिमिटेड कंपनी में बदल दिया गया। अगला है कि किस राज्य में जाड़े के मौसम में बारिश मिलती है? तो तमिलनाडु इसका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी। और कहा जाता है कि सूर्य दक्षिणायन होने के परिणाम स्वरूप गंगा के घाटी में स्थित निम्न वायु दाब का गर्त दक्षिण की ओर खिसकने लगता है, यानी लौटती हुई मानसून जब बंगाल की खाड़ी पर पड़ती है तो आर्द्रता के साथ नमी भी महसूस होती है। अगला है कि गन्ने के उत्पादन के राज्य घटते क्रम में चुनना है, तो ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र और फिर तमिलनाडु और फिर कर्नाटक।
गन्ने के उत्पादन में अग्रणी राज्य उत्तर प्रदेश है, और फिर उसके बाद महाराष्ट्र हो जाएगा, और महाराष्ट्र के बाद पंजाब, और पंजाब के बाद आंध्र प्रदेश, और फिर उसके बाद बिहार, और बिहार के बाद तमिलनाडु। कर्नाटक का स्थान आता है। प्रतिशत में अधिकतम वन क्षेत्र है तो अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य, इसके बाद दूसरा स्थान पर अरुणाचल प्रदेश, और फिर भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का प्रतिशत दृष्टि में पहला स्थान मिजोरम का आता है जो 90.68% है, और इसके बाद लक्षद्वीप 84.56% का स्थान आता है। अगला है कि हीराकुंड बांध तैयार किया गया तो महानदी पर, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। हीराकुंड बांध महानदी पर बनाया गया और संसार का सबसे लंबा बांध यह उड़ीसा राज्य में अवस्थित है, और इसका उद्देश्य महानदी के डेल्टा प्रदेश बाढ़ क्षेत्र में नियंत्रण करना था और साथ ही सिंचाई और बिजली का उत्पादन करना। महानदी छत्तीसगढ़ के सिलवा श्रेणी से निकलती है। अगला है कि प्रायद्वीप अवस्थित है तो प्रायद्वीप कहाँ अवस्थित है तो उड़ीसा में, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रायद्वीप उड़ीसा राज्य में अवस्थित है और प्रायद्वीप पतन से लौह अयस्क एवं कोयला का निर्यात होता है। यह एक नदीय एवं ज्वारीय पतन है। तो अगला प्रश्न है कि सोन नर्मदा तथा महानदी निकलती है तो ऑप्शन बी अमरकंटक से। सोन और नर्मदा नदी अमरकंटक यानी मध्य प्रदेश से निकलती है। सोन गंगा नदी में पटना के निकट मिल जाती है और नर्मदा पश्चिम की ओर बहती हुई अरब सागर में गिरती है। नर्मदा एवं ताप्ती नदियां भ्रंश घाटियां से बहती है और महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा के निकट हुआ, अतः महानदी नहीं होना चाहिए। अगला है कि कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर के बहती है तो ऑप्शन ए नर्मदा नदी। अगला है कि भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन है तो गुजरात, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारत में सबसे अधिक कपास उत्पादन राज्य गुजरात है और आर्थिक सर्वेक्षण 2010-11 के अनुसार कपास उत्पादन में भारत विश्व में दूसरा प्रमुख राष्ट्र है और इस मामले में चीन प्रथम स्थान पर आता है, वही अमेरिका तीसरे स्थान पर आता है। अगला है कि भारत में शहरी जनसंख्या कुल जनसंख्या के कितना प्रतिशत बराबर है तो 25.72%, और यह 2001 ईस्वी की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या कुल जनसंख्या के 25.78 के बराबर थी और वर्तमान 2011 की जनगणना के अनुसार गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर तो इसका उत्तर हो जाएगा कानपुर। और गंगा नदी के निकट बसे शहरों की संख्या 2011 के जनगणना के अनुसार देखते हैं। पहला में यूपी यूपी में कानपुर है 29 लाख, और दूसरा में पटना बिहार में, और तीसरा में वाराणसी यूपी में 14 लाख, और चौथा इलाहाबाद यूपी में 12 लाख। और भारतीय अर्थव्यवस्था से यह व्याख्या दिया गया। अगला है कि किस नदी में शिव समुद्रम जलप्रपात है तो कावेरी नदी, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। और शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है और यह भारत का प्रथम जल विद्युत केंद्र स्थापित किया गया सन 1902 में। अगला है कि किस राज्य में अधिकतम जनसंख्या घनत्व है तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल में। और जनगणना 2001 और 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व को जब हम देखेंगे तो उसका चार्ट नीचे दिया गया है। तो पहला में है पश्चिम बंगाल, तो 2001 के अनुसार पश्चिम बंगाल के जनसंख्या घनत्व 904 था और वही 2011 के अनुसार पश्चिम बंगाल के जनसंख्या घनत्व 1029 था। और अगला है बिहार, तो बिहार 2001 के जनसंख्या घनत्व के अनुसार 880 हुआ और 2011 के अनुसार 1102। और तीसरा में केरल, तो केरल के 2001 के अनुसार 819 और 2011 859। और तीसरा में उत्तर प्रदेश तो 679 और 11 में 828। और अगला है उत्तर प्रदेश और फिर महाराष्ट्र और अखिल भारत का। अगला प्रश्न है कि मानस नदी किस नदी की उपनदी है तो इसका उत्तर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी। मानस नदी ब्रह्मपुत्र के सहायक नदी है और यह भूटान से निकल करके दक्षिण की ओर ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। अगला प्रश्न है कि गद्दी लोग निवासी हैं तो गद्दी कहाँ के निवासी हैं तो ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश के। गद्दी नामक जनजाति हिमाचल प्रदेश के धौलाधर पर्वत श्रेणी पर पाई जाती है और यह चालवासी पशुचारक है। अगला है कि रेगून मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है
तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 महाराष्ट्र में। काली मिट्टी को ही रेगून मिट्टी कहा जाता है और यह दक्कन के बेसाल्ट चट्टान से विकसित हुई है और यह मृदा इस देश में क्षेत्रफल के 30% भाग में पाई जाती है और इस मिट्टी का रंग गाढ़ा काला और स्लेटी होता है और इसमें लौह, चूने और एल्युमिनियम की काफ़ी मात्रा होती है, किंतु जैव पदार्थ की कमी होती है। इसमें कपास की खेती होती है, इसलिए इसे कपासी मिट्टी भी कहा जाता है और इस मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक महाराष्ट्र, गुजरात में पाया जाता है। अगला है कि कोरबा कोयले क्षेत्र अवस्थित है, तो कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में कोरबा कोयला क्षेत्र। कोरबा कोयला क्षेत्र छत्तीसगढ़ राज्य में अवस्थित है, जहाँ तापगृह केंद्र भी है और भारत में मुख्यतः कोयला गोंडवाना क्षेत्र में संकेंद्रित है और विश्व स्तर पर कोयला के उत्पाद में भारत चौथा स्थान पर है। अगला है कि यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में कितना समय लेता है? तो 84 वर्ष समय लेता है और कहा जाता है कि सूर्य के चारों ओर के परिक्रमा में यूरेनस को 84.1 वर्ष लगता है। वहीं अपने अक्ष पर घूर्णन समय 16.2 घंटे है और इसके उपग्रह की संख्या 27 है। अगला है कि पृथ्वी के चारों ओर गैसों का समूह क्या कहा जाता है? तो वायुमंडल। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। हमारी पृथ्वी के चारों ओर गैसों के आवरण को वायुमंडल कहते हैं, जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति द्वारा पृथ्वी के साथ जुड़ा हुआ है। अगला है कि पिग्मी कहाँ के निवासी हैं? तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, अफ्रीका के। पिग्मी जो है अफ्रीका के निवासी है। और अगला प्रश्न है कि रेगून किसका नाम है? तो काली मिट्टी का। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। और संसार की छत किसे कहा जाता है? तो पामीर को। पामीर के पठार को संसार का छत कहा जाता है क्योंकि यह संसार का सबसे ऊंचा पठार है। यहाँ से कई पर्वत श्रृंखलाएं निकल करके विभिन्न दिशाओं में फैली हुई है। इसमें पश्चिम की ओर हिंदू कुश, उत्तर पूर्व की ओर तिएनशान एवं पूर्व की ओर क्यूनुल तथा दक्षिण की ओर काराकोरम है। एस्किमो निवासी हैं, तो एस्किमो कनाडा के मूल निवासी हैं। ये बर्फ़ के घर इग्लू में रहते हैं तथा स्लेज कुत्तों को द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी का प्रयोग करते हैं। अगला है कि किस वैज्ञानिक ने अपर्दन चक्र सिद्धांत में परिवर्तन किया? तो ऑप्शन ए पेंक इसका उत्तर हो जाएगा। वाल्टर पेंक ने जलीय स्थलाकृति के निर्माण एवं विकास से संबंधित अपर्दन चक्र के सिद्धांत तथा ढालों के विकास से संबंधित ढाल प्रतिस्थापन सिद्धांत को प्रस्तुत किया। डेविस ने सर्वप्रथम स्थल रूपों के निर्माण एवं विकास से संबंधित समान सिद्धांत भौगोलिक चक्र का प्रतिपादन किया, जिसे ऐतिहासिक अनुक्रम सिद्धांत कहा जाता है। अगला है कि इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं? तो शुक्र ग्रह को, वीनस ग्रह को कहते हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। शुक्र ग्रह प्रातः काल में पूर्वी आकाश में तथा अपराह्न काल में पश्चिमी आकाश में दिखाई देता है, इसलिए इसे इवनिंग स्टार यानी शाम का तारा कहा जाता है और भोर का भी तारा कहा जाता है। और इस ग्रह के आकार पृथ्वी के बराबर होती है, इसलिए इसे पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहा जाता है। अगला है कि शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कितने समय में लगाता है? तो 29.5 वर्ष इसका उत्तर हो जाएगा। सूर्य के चारों ओर शनि ग्रह का परिक्रमण में 29.46 वर्ष लगता है और बृहस्पति के बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि ही है। अगला है कि हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा 89, ऑप्शन सी। वर्तमान समय में 89 तारामंडल ज्ञात किया गया है। जब प्रश्न पूछा गया था उस समय का उत्तर है। अगला है कि गल्फ स्ट्रीम है, तो एक महासागरीय धारा ब्राज़ील के साओ रॉक अंतरीप के समीप दक्षिणी विषुवतीय धारा 2 शाखाओं में बंट जाती है और इसकी उत्तरी शाखा उत्तरी विषुवतीय धारा में मिल जाती है और इस सम्मिलित धारा के कुछ अंश कैरेबियन सागर तथा मैक्सिको की खाड़ी में प्रवेश करते हैं, जबकि शेष भाग वेस्ट इंडीज द्वीप समूह के पूर्वी किनारों पर अटाइल्स धारा के नाम से बहती हुई गुजरती है। जो शाखा मैक्सिको की खाड़ी में प्रवेश करती है उसमें मिसिसिपी नदी द्वारा अतिरिक्त जल की जलापूर्ति होती है। फ्लोरिडा मुहाने से बाहर निकलती है और जहां अस्टाइल्स की धारा से मिल जाती है। फ्लोरिडा अंतरीप से यह सम्मिलित धारा यूएसए के दक्षिण पूर्वी तट पर बहने लगती है। इसे होटरस अंतरीप तक
फ्लोरिडा धारा कहते हैं। होटरस अंतरिक्ष से न्यू फॉकलैंड के समीप स्थित ग्रैंड बैंक तक इस धारा के गल्फ स्ट्रीम कहते हैं और यह गर्म जल धारा है जो अंटार्कटिक महासागर में बहती है। अगला है ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है, तो बुध इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। सौर मंडल का बुध एवं शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है और मंगल को 2 उपग्रह फोबास और डिमोस है। नेपच्यून को उपग्रह 13 है और ट्रिटोन सबसे बड़ा उपग्रह है। प्लूटो का 3 उपग्रह है, कैरोन, निक्स और हाइड्रा। अगला है कि फिजी द्वीप अवस्थित है, तो प्रशांत महासागर में। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, प्रशांत महासागर। और प्रशांत महासागर में फिजी द्वीप अवस्थित है और इसकी राजधानी सुब्बा है। यहाँ भारतीय मूल की जनसंख्या अधिक है। अगला है कि किलिमंजारो है एक, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, आग्नेयगिरी यानी वोल्केनो यानी ज्वालामुखी। किलिमंजारो एक मृत ज्वालामुखी पर्वत है जो तंजानिया एवं केन्या के सीमा पर अवस्थित है और यह अफ्रीका महादेश का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है जो 5895 मीटर है और यह मुख्य रूप से तंजानिया स्थित है। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा इंटरनेशनल डेट लाइन खींची जाती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रशांत महासागर से होकर के। कहा जाता है कि 180 डिग्री देशांतर पूर्वी तथा पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है और यह प्रशांत महासागर से होकर के गुजरती है और यह रेखा केवल जल भाग से ही गुजरती है, इसलिए सीधी न होकर के 8 बार मुड़ी हुई है और इसका कारण है कि इस रेखा को पार करने पर तिथि बदल जाती है। पूर्व से पश्चिम जाने पर 1 दिन घटता है और पश्चिम से पूर्व जाने पर 1 दिन जोड़ते हैं। यदि इसे किसी स्थल भाग से गुजारा जाए तो एक स्थल भाग पर 2 तिथि रेखा होगी जो काफ़ी असमंजस वाली स्थिति होगी। अतः इस भ्रम को स्थिति में समाप्त करने के लिए ही इसको केवल जल भाग से ही गुजारा जाता है। अगला है कि मलक्का जल संधि से आने जाने की सुविधा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा मलक्का जल संधि से आने जाने की सुविधा हिंद महासागर चीन महासागर तक है और कहा जाता है कि मलक्का जल संधि दक्षिणी चीन सागर तथा अंडमान सागर को जोड़ता है और यह जल संधि इंडोनेशिया एवं मलेशिया को अलग करती है। अगला है भारत के लिए किस देश में सर्वाधिक द्विपक्षीय सहायता आती है, तो यूएसए से आती है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। कहा जाता है कि भारत को यूएसए से 1951 से सहायता राशि मिलनी शुरू हुई और मार्च 2011 तक सहायता के रूप में 15.5 मिलियन अरब डॉलर मिला, जो सबसे अधिक है। और दूसरा स्थान जापान का और तीसरा स्थान जर्मनी का और चौथा स्थान ब्रिटेन का आता है। अगला है कि 1991 की जनगणना के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था का जन्म दर क्या है, तो 24 प्रति हज़ार। जन्म दर प्रति हज़ार जनगणना के अनुसार हो जाएगा 1991 में 24 और 2001 में 28 और 2011 में 22.1। अगला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय लेखा सामांक है एकत्रित किए जाते हैं, किसके द्वारा एकत्रित किए जाते हैं, तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO के द्वारा। भारत में राष्ट्रीय रेखा सामांक केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा एकत्रित किए जाते हैं। अगला है कि कौन ऐसा कर है जो केंद्रीय सरकार द्वारा लगाया जाता है लेकिन उससे प्राप्त आय को केंद्र और राज्य में विभाजित कर दिया जाता है, तो ऑप्शन बी केंद्रीय उत्पाद शुल्क। केंद्रीय उत्पाद शुल्क केंद्र एवं राज्य सरकारों के बीच विभाजन किया जाता है। खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार अगला प्रश्न है कि खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन है, तो ऑप्शन डी चावल उत्तर हो जाएगा। चावल भारत का मुख्य खाद्य फसल है और यह उष्णकटिबंधीय पौधा है और बोए खदान में अगला प्रश्न है कि भारत के बैंकिंग प्रणाली उच्चतम बैंक कौन सा है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में की गई तथा राष्ट्रीयकरण 1949 में कर दिया गया और यह देश का सर्वोच्च मौद्रिक एवं बैंकिंग
प्राधिकरण है और देश का बैंकिंग प्रणाली के नियमित करने का दायित्व इसी पर है। भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है और इसका कार्य करेंसी नोटों का निर्गमन, साख नियंत्रण करना और सरकारी बैंकों के रूप में कार्य करना आदि होता है। अगला है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है, तो तृतीय क्षेत्र ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रीय आय में योगदान विभिन्न क्षेत्रों से है और जो इस प्रकार है। पहला में कृषि प्राथमिक क्षेत्र में आ जाता है जो 14% है, और दूसरा में उद्योग द्वितीय क्षेत्र में आ जाता है जो 27 है, और तीसरा में सेवा तृतीय क्षेत्र में जो 59% है। अगला है कि भारत में कौन सा कृषि वित्त का स्रोत नहीं है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। और भारत में कृषि के लिए वित्त उपलब्ध सहकारी समितियां, व्यापारिक बैंक, ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक, भूमि विकास बैंक, नाबार्ड इत्यादि उपलब्ध कराते हैं। अगला है कि भारत में इनमें से कौन सा औद्योगिक वित्त का स्रोत नहीं है, तो ऑप्शन बी नाबार्ड। नाबार्ड ग्रामीण और कृषि विकास हेतु वित्तीय बैंक हैं। अगला है कि किस वर्ष में भारतीय रुपए के महीने में 2 बार अवमूल्य किया गया, तो सन 1991 ईस्वी में, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अवमूल्यन का अर्थ होता है कि देश के मौद्रिक इकाई के मूल्य के विदेशी मुद्रा के सापेक्ष जानबूझ करके कम करना, और इस प्रक्रिया से विदेशी बाजार में निर्यात सस्ता और घरेलू बाजार में आयात महंगा हो जाता है। और भारत में 3 बार रुपए का अवमूल्य किया जा चुका है। प्रथम बार 1949 ईस्वी में किया गया था जो 30.5% था, और दूसरा बार जून 1966 में जो 36.5%, और तीसरा बार जुलाई 1991 में किया गया था। अगला प्रश्न है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में किस पंचवर्षीय योजना काल के दौरान कीमत दर घटी, तो ऑप्शन है प्रथम योजना काल के दौरान। और पहली बार योजना की अवधि अप्रैल 1951 से 56 है, और यह किसी मॉडल पर आधारित नहीं थी, लेकिन लक्ष्यों को देखने पर हेरोल्ड और डोमर मॉडल के साथ कुछ समानताएं रखती है। प्रथम पंचवर्षीय योजना के कीमत में किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ा, बल्कि खाद्यान्न उत्पाद के कारण थोक मूल्य सूचकांक में कमी आई। अगला है कि बाजार नोट निर्गमन प्रणाली आधारित है, तो ऑप्शन बी न्यूनतम कृषि प्रणाली पर। भारत ने 1957 के बाद पत्र मुद्रा निर्गमन में न्यूनतम प्रतिरक्षण प्रणाली यानी मिनिमम रिजर्व सिस्टम को अपनाया, और इसके तहत प्रचलन विभाग के पास स्वर्ण मुद्रा यानी स्वर्ण एवं विदेशी ऋण पत्र कुल मिलाकर के 200 करोड़ रुपए हो गए। अगला है कि भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है, तो शक्तियों में विकेंद्रीकरण का और लोगों को हिस्सेदारी का और सामुदायिक विकास का, तो उपयुक्त में सभी इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ए बी सी तीनों। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की जांच करने के लिए एक अध्ययन दल बनाया गया, जिसका अध्ययन बलवंत राय मेहता ने बनाया था, और इस दल का निष्कर्ष था कि जनता का सहयोग नहीं मिलने के कारण यह कार्यक्रम असफल रहा। इसलिए इसमें अपनी रिपोर्ट में इसे सफल बनाने के लिए सिफारिश की कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और सामुदायिक विकास कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु पंचायती राज संस्थाओं को तुरंत शुरुआत होनी चाहिए, और इस अध्ययन दल ने इसे लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का नाम दिया। अतः शक्ति के विकेंद्रीकरण तथा विकास कार्यक्रम में लोगों को हिस्सेदारी लेने के उद्देश्य से पंचायती राज का शुरुआत किया गया। अगला है कि भारत में इसमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्ति के अंतर्गत नहीं आता है, तो न्यायिक पुनरीक्षण, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। संविधान के 73वां संशोधन 1992 द्वारा भाग 9 अंतः स्थापित किया गया। एक नई अनुसूची 11वीं समाविष्ट की गई, और जिसके अंतर्गत 29 विषय हैं, जैसे कृषि, भूमि विकास, भूमि संरक्षण, लघु सिंचाई, पशुपालन, मत्स्य उद्योग, सामाजिक वानिकी, ग्राम उद्योग, पेयजल, सड़क, शिक्षा, बाजार, मेले आदि। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है, तो संसद के पास, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। भारत के उच्चतम न्यायालय की स्थापना संविधान के अनुच्छेद 124 के द्वारा हुई है, और 1950 में जो संविधान बना था उसके अनुसार इस न्यायालय में एक मुख्य न्यायमूर्ति तथा 7 अन्य न्यायाधीश थे। वर्तमान में यह मुख्य न्यायमूर्ति तथा 30 अन्य न्यायाधीश से मिलकर के बना है। संसद को यह अधिकार है कि यह विधि बना करके न्यायाधीश
की संख्या विहित करें। अगला है कि संघीय लोक सेवा आयोग का गठन कौन करता है, तो राष्ट्रपति। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। और अनुच्छेद 315 में कहा गया है कि संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग एवं राज्यों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग का गठन करने का विचार है। और संघ लोक सेवा आयोग या संयुक्त सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। राज्य आयोग के अध्यक्ष आदि की नियुक्ति उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य 6 वर्ष या 62 वर्ष तक पद पर रहते हैं। अगला है कि भारत सरकार के कानूनी विषय पर कौन परामर्श देता है, तो अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी। संविधान के अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी का उल्लेख है और इसके अनुसार राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हता प्राप्त किसी व्यक्ति को महान्यायवादी नियुक्त कर सकता है और यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर धारण रहता है और यह सरकार के मुख्य विधि अधिकारी है। इसे भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। साथ ही इसे संसद के दोनों सदनों में बोलने तथा उसकी कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार भी है। अगला है कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है, तो ऑप्शन बी राष्ट्रपति के पास। संविधान के अनुच्छेद 331 में यह कहा गया है कि उपबंध है कि राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के अधिक से अधिक 2 सदस्य लोकसभा में नाम निर्दिष्ट कर सकता है। मुख्यतः यह उपबंध 10 वर्ष की अवधि तक प्रवृत्त रहना था, किंतु अनुच्छेद 334 को बार बार संशोधित करके यह आरक्षण बढ़ाया जाता रहा। अब इनकी अवधि संविधान के प्रारंभ से 60 वर्ष के समाप्त होने तक है, अर्थात 2010 तक स्रोत है। अगला है कि भारत के कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है कि वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस कौन सी है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे बड़ा रेल मार्ग तैयार हुआ था, तो 1853 ईस्वी में, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है, तो टंगस्टन इसका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी। विद्युत बल्ब में पतले तार के रूप में टंगस्टन होता है। अगला है कि निम्नलिखित में से किसे शुष्क बर्फ कहा जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। द्रव के रूप में रहने वाली धातु, तो पारा इसका उत्तर हो जाएगा। और वर्तमान में 114 से अधिक तत्व ज्ञात किया गया है जिन्हें धातु व अधातु में वर्गीकृत किया गया और इन तत्वों में केवल 22 अधातु है और सभी धातु ठोस अवस्था में होते हैं। अपवाद स्वरूप पारा जो है, मरकरी जो है, वह कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। अगला है कि सौर ऊर्जा निम्न में से किसे प्राप्त होती है, तो ऑप्शन सी सूर्य से। सौर ऊर्जा को वैकल्पिक ऊर्जा का अक्षय भंडार। सूर्य से जो ऊर्जा प्राप्त होती है वह नाभिकीय संलयन पर आधारित है जो कभी समाप्त नहीं होने वाला है और इसे प्राप्त करने के लिए सौर सेल का उपयोग किया जाता है जिसमें सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी धातु अर्धचालक रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है, तो जर्मेनियम इसका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अर्धचालक वह तत्व है जिसकी चालकता विद्युतरोधी पदार्थ और चालक के बीच होती है। ट्रांजिस्टर में जर्मेनियम का प्रयोग किया जाता है और कुछ अर्धचालक का उपयोग चिप निर्माण में भी किया जाता है और प्रमुख अर्ध धातु बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी आदि है। अगला प्रश्न है कि टरबाइन एवं डायनोमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं, तो ऑप्शन सी मैकेनिकल ऊर्जा को। टरबाइन को जल की धारा से चला करके विद्युत उत्पादन किया जाता है और डायनोमो एक ऐसा यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है और विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। अगला है कि पढ़ने में काम आने वाला ग्लास लेंस किस प्रकार का लेंस से बनते हैं, तो ऑप्शन बी उत्तल लेंस से बनते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार में क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में कुल वन क्षेत्र कितना है, तो ऑप्शन सी 19% और विभाजन पूर्व बिहार में वन क्षेत्र कुल भू क्षेत्र का 19.8% था, लेकिन विभाजन के बाद बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्र का 6.65% है, लगभग 6.22 लाख हेक्टेयर।
अगला है कि इनमें से कौन सा जिला झारखंड राज्य में शामिल नहीं है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं, सभी तीनों जिला झारखंड राज्य में शामिल है। अगला है कि 1991 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरी जनसंख्या का अनुपात क्या है, तो ऑप्शन ए 13.14%। बिहार में मुख्य नकदी फसल गन्ना इसका उत्तर हो जाएगा। बिहार के प्रमुख नकदी फसल गन्ना, आलू, तंबाकू, तिलहन, प्याज, पटसन, मेस्ता, मिर्च आदि है। बिहार का कौन सा शहर वन्य जीव सेंचुरी और राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रसिद्ध है, तो गया। अगला है कि बिहार में कृषि अंतर्गत क्षेत्र है, तो 85 लाख हेक्टेयर। निम्न में से कौन से खनिज बिहार में मिलते हैं, तो कोयला और लौह, 1 और 2 दोनों, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। वर्तमान में विभाजन के बाद संसाधन झारखंड में चले गए। सारण सिंचाई नहर निकलती है, कहाँ से निकलती है, तो गंडक से, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। गंडक नदी पर त्रिवेणी नामक स्थान से 760 मीटर दक्षिण में वाल्मीकि नगर के समीप एक बांध बनाया गया है और इस बांध से पश्चिम की ओर तिरहुत नहर और पूर्व की ओर सारण नहर निकलती है। बिहार में साक्षरता प्रतिशत कितना है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 43.56% और यह 2011 के जनगणना के अनुसार दिया गया है, परंतु 2001 के जनगणना के अनुसार 47.55% था। अगला है कि कोसी नदी अपने मार्ग में परिवर्तन करती है, इसका उत्तर हो जाएगा कोसी। अगला है कि पाटआंचल अवस्थित है, तो झारखंड में, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा झारखंड में। अगला प्रश्न है कि बिहार के निम्न जिले में सबसे बड़ा जिला कौन है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी गया जिला। गया जिला का क्षेत्रफल 49.76 वर्ग किलोमीटर और यह। अगला है कि विभाजन उपरांत बिहार राज्य का कुल जनसंख्या है, तो 86.371 मिलियन। अगला है कि बिहार में शहरी आबादी कुल आबादी कितना प्रतिशत है, तो 10.7%, ऑप्शन ए। दामोदर घाटी परियोजना निगम कब स्थापित किया गया, तो 1948, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। और यूएसए के टेनेंसी घाटी परियोजना की भांति दामोदर घाटी परियोजना की स्थापना 1948 में की गई। अगला है कि बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है, तो बरौनी में, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। बिहार में एकमात्र तेल शोधक कारखाना बेगूसराय जिला के बरौनी में है और यहाँ कच्चा तेल असम एवं हल्दिया पश्चिम बंगाल से आता है। अगला है कि पलामू रांची किन खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो बॉक्साइड अयस्क के लिए, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। पलामू बॉक्साइड अयस्क के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ पर मुर्री के पास एल्युमिनियम का सबसे बड़ा भंडार है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर अवस्थित है, तो देव, ऑप्शन सी। औरंगाबाद जिला बिहार में देव नामक स्थान पर सूर्य मंदिर है। अगला है कि झारखंड राज्य स्थापित हुआ था, तो 2000 ईस्वी में, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। बिहार से अलग होकर के झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ और यह देश का 28वां राज्य बना। अगला है कि पुराने बिहार के कितनी प्रतिशत जमीन लेकर के झारखंड बना, तो 45.85% जमीन लेकर के। और झारखंड का क्षेत्रफल 79,714 किलोमीटर है और यह पुराने बिहार के क्षेत्रफल का 45.85% क्षेत्रफल के दृष्टि से बिहार का 15वां राज्य है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण करवाया, तो ऑप्शन डी बोधगया में। भारत में सबसे पहले रेल मार्ग तैयार हुआ था, तो 1853 ईस्वी में, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। और भारत में पहली रेल मार्ग गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के समय 1853 ईस्वी में तैयार हुआ था और 32 किलोमीटर की लंबाई वाले रेल मार्ग पर 16 अप्रैल 1853 को मुंबई बीटी से ठाणे तक पहली बार रेलगाड़ी चली। अगला है कि प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया, तो 19 अप्रैल 1975 को। अगला है कि इनसैट 2A कब छोड़ा गया, तो 10 जुलाई 1992 ईस्वी को छोड़ा गया था। धन्यवाद। और अधिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।